हैशटैग क्या टॉपिक का नाम, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइन। चलो आवाज बंद, अभी ध्यान दो बेटा सब, अब ध्यान दो सारे। थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल्स। देखो, जो 9th तक का पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल आपने पढ़ा, उसमें अपन ने पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कारण बनने वाले एंगल्स की कहानी पढ़ी। वहाँ पे कैसे कैसे अलग अलग एंगल की पेयर बनती है, फिर चाहे अल्टरनेट एंगल्स हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, वर्टिकली अपोजिट हो या लीनियर पेयर, ऐसे बहुत तरह तरह के अपन ने एंगल्स की पेयर्स को वहाँ पे समझा पैरेलल लाइन एंड ट्रांसवर्सल्स की मदद से। बट यहाँ पे इस बार जो हम प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइन एंड देयर ट्रांसवर्सल पढ़ने जा रहे हैं, यहाँ पे हम लोग 3 पैरेलल लाइन बोल रखा है ना, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। कितनी? 3 पैरेलल लाइंस, और उनकी 2 ट्रांसवर्सल निकालेंगे। कितनी निकालेंगे? अच्छा, ट्रांसवर्सल ऐसे ज़्यादा भी हो सकती है, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पैरेलल लाइन कितनी चाहिए अपने को? ये कंडीशन है। तो अपने को कुछ इंटरेस्टिंग रेशो वहाँ पे देखने मिलता है। जैसे हमने पीछे ऑलरेडी कुछ 2 थ्योरम पढ़े, जहाँ पे हमने बीपीटी में भी कुछ एक इंटरेस्टिंग रेशो पढ़ा, साइड्स का, सेगमेंट्स का प्रोपोर्शन, है ना, सेम प्रोपोर्शन में होते हैं जो डिवाइडेड सेगमेंट्स पैरेलल लाइन की वजह से। फिर हमने एंगल बाइसेक्टर का जो प्रॉपर्टी था थ्योरम, उसके अंदर भी पढ़ा कि एंगल बाइसेक्टर का अपोजिट साइड के जो 2 पीसेस रहते हैं, वो उसके करस्पॉन्डिंग बाकी 2 साइड्स को प्रोपोर्शनल होती है। याद है ना सब कुछ? भूल तो नहीं गए? यस और नो? अब आज के इस प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल, इस वाले में भी हम लोग जो है ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग रेशो पढ़ेंगे, प्रपोर्शन पढ़ेंगे। देखो क्या बोलता है ये। मान ले बेटा, मानने में कोई बुरी बात नहीं है। यहाँ पे मेरे पास है 1, 2 एंड 3 पैरेलल लाइंस। कितनी पैरेलल लाइंस है मेरे पास? 3 पैरेलल लाइंस। चलो इनको कुछ नाम भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे मान लेता हूँ इसको LMN मान लेते हैं, है ना, इजी रहेगा। LM। देखो, लाइन को सिंगल लेटर से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, और कैपिटल लेटर के अगर 2 पॉइंट इसके ऊपर मैं मार्क कर दूं कोई भी, तो 2 कैपिटल लेटर की मदद से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। और सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट करना है तो स्मॉल लेटर यूज करते हैं हम, ये पता है ना सबको, ठीक है। सेगमेंट को नहीं कर सकते, सेगमेंट को 2 ही लेटर चाहिए कैपिटल हमेशा। और इसको उल्टा पल्टा रीड कर सकते हैं लाइन को, सेगमेंट को भी, लेकिन रे को नहीं कर सकते। रे एक ही डायरेक्शन में जाता है ना, उसका ओरिजिन और दूसरा आगे जाने वाला एक सिरा, एंड पॉइंट, और वहाँ पे एरो हेड। ये सब पता है? इसके अंदर से मान ले मेरे पास कुछ इस तरीके से 2 ट्रांसवर्सल जा रही है, मेरे को नजर आ रहा है। ऐसी एक ट्रांसवर्सल चली गई, ठीक है, और यहाँ से ये एक ट्रांसवर्सल चली गई, तो ये 2 ट्रांसवर्सल इसके पार जा रही है। मैंने बोला 2 का कुछ ऐसा है नहीं लेना देना अपने को, 2 क्या मैं 10 डाल दूं, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो रिलेशन में देखता हूँ वो हमेशा इस टाइप ऑफ सेटअप में देखता हूँ, इस तरीके के सेटअप में देखता हूँ, जहाँ पे मेरे पास एटलीस्ट, मैं बात किसकी कर रहा हूँ, एटलीस्ट 3 पैरेलल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल की, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। इतना सेटअप मेरे पास होना चाहिए ताकि जो प्रॉपर्टी हम आज पढ़ने जा रहे हैं वो मेरे को नजर आए। वो प्रॉपर्टी अगर आपको ढूंढनी है, आइडेंटिफाई करनी है, लगानी है, तो आपको मिनिमम इतना सेटअप चाहिए, 5 लाइनों का 3 पैरेलल लाइन और 2 ट्रांसवर्सल, टोटल 5 लाइनों का सेटअप मेरे को चाहिए होगा। फिर चाहे मैं, यही हो सकता है कि इसके अंदर कोई और भी ट्रांसवर्सल जा रही हो, तो मैं 2 बार अलग अलग जहाँ पे रेशो को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ, इट्स ओके। मिनिमम मेरे को इतना चाहिए, मिनिमम मेरे को इतना चाहिए। इससे ज़्यादा होगा तो भी कोई परेशानी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे पैरेलल लाइन इससे ज़्यादा हो, चाहे ट्रांसवर्सल इससे ज़्यादा हो, चलेगा। हम अलग अलग तरीके से रेशोस को और देख सकते हैं, और कई सारे रेशो के पेयर्स को, और कई सारे रेशियोस को फॉर्म होते हुए। लेकिन मिनिमम मेरे को इतना चाहिए। क्या चाहिए? 3 पैरेलल लाइन और 2, बोलो क्या क्या चाहिए? मिनिमम मेरे को इतना चाहिए। अब ऐसा जब मेरे पास होता है तो यहाँ पे एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात अपने को देखने मिलती है, जो मैं अभी यहाँ पे इसको पहले नाम दे रहे थे और फिर मैं आपको बताता हूँ लिख के। ट्रांसवर्सल को अपन नाम दे सकते हैं T1 और T2, ट्रांसवर्सल 1 एंड ट्रांसवर्सल 2। कुछ और भी दे सकते हैं, है ना, XY भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बुरी बात नहीं है, कुछ दे दो। हाँ, बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे इन सबका है, उन सभी को मैं नाम दे देता हूँ। मैंने इनको नाम देना है बेटा, ऐसे कुछ भी दे सकते हैं, मैं भी ये दे रहा हूँ A, B, C, और यहाँ पे दे देता हूँ P, Q
आर, ये इस तरीके से मैंने नाम दे दिया, चलेगा। अब आरुष, ये जो पैरेलल लाइंस और ये जो ट्रांसवर्सल है, इनके कारण यहाँ पे कुछ सेगमेंट्स नजर आ रहे होंगे, ए बी, बी सी, पी क्यू, क्यू आर, आ रहे नजर। इसी की कहानी है, थ्योरम इसी का है। अब होता क्या है ना, होता ये है कि ये इनका रेशियो जो होगा ए बी अपॉन बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू अपॉन क्यू आर, ऐसा होता है। अब सर ऐसा क्यों होता है, इसको तो हमें प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं, ऐसा होता क्यों है ये तो हमें प्रूफ करना है, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा क्या, यहाँ पे टू प्रूफ को मैं लिख देता हूँ खाली, बाकी तो मैं डिक्टेट करा दूंगा। टू प्रूफ मैं लिख देता हूँ। टू प्रूफ क्या करना है मुझे, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू, ऐसा होता है, ऐसे सेटअप में ऐसा होता है। और ऐसा क्यों होता है ये हमें प्रूफ करना है। ऐसा क्यों होता है ये हमें प्रूफ करना है। तो जब पढ़ाते तब क्या करना चाहिए, है ना, लिखने के लिए समय, तब क्या करोगे, मक्खी मारोगे, तब लिखना आराम से, डाउट भी पूछना, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरीके से। अब यहाँ पे इस थ्योरम का जो है स्टेटमेंट होगा, जाहिर सी बात है, हर बार की तरह हर थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। इसका गिवन होगा, इसका टू प्रूफ मैंने लिखा है, और इसका प्रूफ मैं आपको लिख करके दूंगा, और पहले हर बार की तरह समझाऊंगा भी, ठीक है, समझेंगे पहले, फिर लिखना तो सबको है ही। चलो, पहले आप क्या करोगे, अभी ये डायग्राम बनाओगे, थ्योरम का नाम डालोगे, टू प्रूफ नहीं लिखोगे, थ्योरम का स्टेटमेंट में डिक्टेट करूंगा वो लिखोगे, उसके बाद गिवन लिखोगे वो भी मैं डिक्टेट करूंगा, उसके बाद टू प्रूफ लिखना, अभी नहीं लिखना, मैं अभी समझाने के लिए बता रहा था, ठीक है। चलो, थ्योरम का नाम लिखो और डायग्राम निकालो, दो चीजें करो, थ्योरम का नाम लिखो और डायग्राम निकालो। रुक, मैं करता हूँ, तू नहीं, तू वो फ्रेम हिला देता है, वो बराबर जाके सेट करता है, ओके, यस, चलो, ऑलराइट। तो अभी इसका प्रूफ समझते हैं, पहले डायग्राम में समझ लेते हैं हर बार की तरह। डायग्राम में इजी है समझना, देखो कुछ नहीं करना है, मतलब ऐसा बिल्कुल कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा, लेकिन कुछ नहीं करना है, 2 बार बीपीटी अप्लाई करना है। समझाओ कैसे, देखो, अगर एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, यूं नहीं कि ऐसी हो गया, एक छोटी सी, अब आपके बुक में देखोगे तो ये ऐसे किसी भी साइड से निकालो, यहां से निकालो, यहां से, ये मैंने कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ देखो जरा ध्यान से, क्या मुझे 2 ट्रायंगल नजर आ रहे हैं अल्टी पल्टी, एसीपी प्रद्युमन, और ये सीपीआर, सीआरपी बोलो, सीपीआर, सी रिएक्टिव प्रोटीन, सीपीआर, सीआरपी, ये एसीपी, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल। क्या मेरे को पहले से पता है कि ये तीनों लाइन पैरेलल है? यस सर। और यहां पे अगर ये ट्रायंगल में देख लूं तो इस ट्रायंगल में एपी बेस, तो ये लाइन उसको पैरेलल आ रही है। अब इस पॉइंट को भी मैं कुछ नाम दे सकता हूँ, जैसे हमारे बुक के हिसाब से अगर देख ले, मान ले, तो इन्होंने डी दे रखा है नाम, तो मैं भी डी दे देता हूँ, ठीक है, चलो आपको समझने में आसान। तो अब मैं ये बोल सकता हूँ कि एपी को जो बीडी है ये कैसा बेटा, पैरेलल है। और हम जानते हैं कि ट्रायंगल के किसी भी एक साइड को अगर कोई पैरेलल लाइन चली जाती है जो कि बाकी उसके 2 साइड को 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रही होती है, तो अपने आप उसकी जो बाकी 2 साइड है उनके जो सेगमेंट्स रहते हैं वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड हो जाते हैं। यही तो था बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अरे यस और नो? तो यहां पे मैं बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं, मान ले इस तरीके से, सी बी अपॉन इज इक्वल टू सी डी अपॉन, सही बात। अब ऐसे ही मैं इस वाले ट्रायंगल में भी तो बीपीटी अप्लाई कर सकता हूं जहां पे डीक्यू सीआर को पैरेलल होगा, तो यहां पे भी ये सेगमेंट्स का प्रोपोर्शन कैसे रहेगा, सेम रहेगा। अब इसके एंड में क्या आएगा, सुनो ध्यान से, आपको एक झटके में प्रूफ फिल कर देता हूं, फिल देखो ध्यान से। ये वाला पार्ट तो कॉमन है ना, देखो ये इज इक्वल टू ये पार्ट रहेगा कुछ जो कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। फिर इस वाले ट्रायंगल में भी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस ही रहेगा। तो ये वाली साइड पूरी कैसे हो गई, सेम हो गई, तो ये वाली भी कैसे रहेगी,
तो ये इसको आ गया इक्वल। हुआ फील? चलो, जिसको हुआ मुबारक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, अभी सॉल्व करते करते समझो, ठीक है। तो इस तरीके से थ्योरम छोटे छोटे, एक बार हमको उसका लॉजिक क्लियर रहेगा ना, तो हमें थ्योरम रटने की जरूरत नहीं है, फिर हम थ्योरम ऐसे फेंकेंगे, ठीक है। थ्योरम, हाँ, थ्योरम रटने की जरूरत नहीं है, थ्योरम रटने की जरूरत नहीं है। चलो बेटा, ए 9th क्लास, चाव चाव बंद करो रे। इसके बाद डिक्टेट करना था, सॉरी इसमें भूल गया। लिखो लिखो, फटाफट डिक्टेट करता हूँ, फास्ट लिखना है बिल्कुल। थ्योरम पहले लिखेंगे, मतलब थ्योरम का स्टेटमेंट आता है उसमें, बराबर। हाँ लिखो, बताओ। द रेशियो ऑफ द इंटरसेप्ट्स, CEPTS, intercepts, the ratio of the intercepts, the ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of I repeat again from beginning, शुरू से रिपीट करता हूँ, अगर छूट गया तो लिख लो कोई। The ratio of the intercepts made on a transversal by three parallel lines is equal to the ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal ये क्या खिचड़ी है रे, ठीक से लिख। Ratio of the corresponding intercepts made on any other transversal by the same parallel lines. क्या लिखा इंग्लिश में, कुछ समझ में नहीं आया ना? लेकिन ऐसे समझ में आ चुका है ना क्या बोलना चाहते हैं हम, और थ्योरम क्या प्रूफ करना चाहता है, थ्योरम क्या बोलना चाहता है। ओके, उसको प्रूफ कैसे करेंगे वो भी समझ में आया ही होगा, नहीं आया तो भी अभी देख लो। चलो बेटा, गिवन भी लिख लो नीचे जल्दी से। गिवन कबीरो, गिवन लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N। पैरेलल का सिंबल बनाना है, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं सब कुछ। कैसे होता है कबीरो? ऐसे होता है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N। देखो L M N तीनों पैरेलल है ना, ऐसे लिखो इस तरीके से। अरे रे रे, लाइन L पैरेलल टू लाइन M पैरेलल टू लाइन N हो गया। T1 and T2 are transversals. T1 and T2 are transversals. Transversal T1 intersects the lines तीनों लाइन को करता है ना, the lines transversal T1 intersects the lines in points A, B, C
in points A comma B comma C and T2 intersects the lines in points P comma Q comma R. ओके, इतना लिख लिया। ठीक है, अब इसके प्रूफ में ही हम लोग इसकी कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे। ऐसे कंस्ट्रक्शन को अलग से भी लिखा जाता है, और कभी कभी ऐसी छोटी सी कंस्ट्रक्शन हो, बस एक ही सेगमेंट वगैरह ड्रॉ करना हो डायग्राम के अंदर ही, तो फिर डायग्राम को एक्सटेंड नहीं करना हो, तो फिर प्रूफ के अंदर भी कंस्ट्रक्शन लिख दिया तो भी चलता है। जैसे इस वाली केस में हम लोग प्रूफ के अंदर ही इसका कंस्ट्रक्शन लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं प्रूफ की शुरुआत करता हूँ। टू प्रूफ आप लिख लो। ठीक है, टू प्रूफ लिख लो, उसके बाद फिर प्रूफ। टू प्रूफ लिखा, हाँ लिखो अभी। ड्राइंग सेगमेंट पीसी विच इंटरसेक्ट्स लाइन एम एट पॉइंट डी। जो दिख रहा है वो लिखना होता है, जैसे ड्राइंग सेगमेंट पीसी विच इंटरसेक्ट्स लाइन एम एट पॉइंट डी। सिंपल डायग्राम में आप देख लो, ड्राइंग सेगमेंट पीसी विच इंटरसेक्ट्स लाइन एम एट पॉइंट डी। इतना ही तो है। लिख लिया बच्चों? अब आगे हम करेंगे प्रूफ। अब सुनो, पहले मैं बोल देता हूं इन ट्राइंगल, कोई भी आप ले, देखो आप कोई भी ले सकते हो। आप पहले चाहे तो नीचे वाला ट्राइंगल लो, पहले ऊपर नीचे तो बोल नहीं सकते, खैर आप चाहे तो पहले ये वाला ट्राइंगल ले लो या पहले ये वाला ले लो। कौन सा लेना है आप बताओ, नाम बताओ। कौन सा? ACP। अच्छा, बुक में भी वही दे रखा है, कोई बात नहीं। तो हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ACP कौन किसको पैरेलल है? BD पैरेलल टू AP। अगर ऐसा है एक ट्राइंगल में, अगर कोई एक लाइन उसके किसी एक साइड को पैरेलल है तो वहाँ पे BPT लग जाता है। तो हम बोल सकते हैं बड़े आराम से, यहाँ पे क्या होगा? AB अपॉन BC। देखो जरूरी नहीं है ट्राइंगल ऐसा दिख रहा है उल्टा तो हम ऐसा ही रेशो हम ऐसा भी रेशो बता सकते हैं, मालूम है? बस ये अपॉन ये लिया है तो इस साइड में ये अपॉन ये नहीं करेंगे, ये अपॉन ये ही लेना पड़ेगा। इतनी तो समझ है ना, करस्पॉन्डेंसी समझ आती है ना? हाँ, तो आपने बुक में भी ऐसे ही लिया ना, AB अपॉन CB। हाँ, बुक में भी ऐसा ही लिया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं दिमाग चल रहा, आप ऐसा लिख लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है नहीं सर ये भी ऐसा उल्टा लगता है मेरे को, मैं ऐसे CB अपॉन BA लिखता हूँ, वैसा लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड में प्रूफ हो जाएगा, ठीक है, टेंशन मत लो। लास्ट में जाकर के इन्वर्स करना पड़ेगा खाली, लेकिन एंड में हो जाएगा प्रूफ। चलो लिख लेते हैं फिर AB अपॉन BC इज इक्वल टू PD अपॉन DC। इसको रीजन क्या देंगे? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। आप पूरा लिखोगे, मैंने शॉर्टकट लिखा है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसको इक्वेशन भी मार्क कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। बहुत प्यारा और छोटा सा प्रूफ है, 3 लाइन का प्रूफ है थ्योरम का, थ्योरम खत्म हो जाएगा। सुनो, इतना कर दिया। अब दूसरे ट्राइंगल में चलते हैं। अब बोलो नाउ या फिर ऑल्सो या फिर एंड, ऐसा कुछ भी आप लगा सकते हो बीच में। इन ट्राइंगल CPR बोल दो, ठीक है। कौन किसको पैरेलल है? DQ इज पैरेलल टू CR। क्लास रिप्रेजेंटेटिव होता है ना स्कूलों में? स्कूलों में CR होता है ना, क्लास रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता आजकल। अच्छा, आजकल कुछ और होता है। अरे मॉनिटर तो परंपरा से चला आ रहा है, उसके अलावा
वो कलर कलर तार चांद सितारे ऐसे कुछ नाम रखते हैं ना, क्या होता है? हेड गर्ल हेड बॉय होता है। और क्या होता है मतलब? ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ यहाँ पे आ जाओ, अपने हाउस में आ जाओ, इधर इधर बताओ क्या सीपीआर में क्या लगेगा? आप इसको हाँ लिख लो ऐसे, पीडिया अपॉन डीसी बोल। बराबर बात। इसको बोलेंगे इक्वेशन नंबर, इसका भी रीजन बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो बीपीटी ने हमको ये बता रखा है पहले ही, ठीक है बढ़िया, एक नंबर काम किया बीपीटी ने। अब सीधा बोल देंगे देयरफॉर, अब सीधा बोल देंगे। अब इसको देखो कैसे करना है हमें, हम होशियार बच्चे हैं, हमको पता है कि ये इज इक्वल टू ये है और ये इज इक्वल टू ये है और ये सेम है, तो ये इज इक्वल टू ये हो जाएगा। दिमाग को पता है, बताएंगे कैसे? बताएंगे ऐसे, बोलेंगे ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू, देखो इफ ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी देन ए इज इक्वल टू सी, ट्रांजिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको? लेकिन ये पता कहाँ से चला हमको? फ्रॉम, बड़ा गंदा फ्रॉम लिखा, फ्रॉम 1 and 2, therefore AB upon BC is equal to, देखो जरा प्रूव यही करना था क्या? हो गया ना प्रूफ, फिर क्या मुश्किल है? हेंस प्रूव्ड, छाप लो। चलो आगे बढ़ो बेटा। अभी बहुत ही एक हमें जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करना है इस चैप्टर का, जिसका नाम है सिमिलर ट्रायंगल्स, जिसके लिए चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। अभी तक जो बातें की हमने, ठीक है, एक दो तीन थ्योरम हमने पढ़े, वो तो थे ही अच्छे, लेकिन अभी हम लोग ओरिजिनल चैप्टर का जो नाम भी है एसएससी के लिए और जो सीबीएसई में भी मेन टॉपिक है सिमिलर ट्रायंगल्स या फिर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, जिसके अंदर हम सबसे शुरू में पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या पढ़ेंगे बेटा? आपने इसके पहले टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा होगा 9th क्लास 8th क्लास में, ऐसी टेस्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये रफ कर दूं मैं सब कुछ, अभी नया टॉपिक है, सब लोग ध्यान देंगे और ठीक है बहुत अच्छे से समझना है इसको। कहीं पे भी किसी को कोई सवाल डाउट रहता तो तुरंत पूछ लेना उसी पॉइंट पे। चल, उस दिन जो पहले लेक्चर में मैंने आपको सिमिलर होने का मतलब समझाया था कि सिमिलर होना मतलब क्या होता है, सबको समझ में आया बेटा? अब वही सिमिलरिटी ट्रायंगल्स के लिए हमें पढ़नी है, जिसके लिए ऐसी कुछ बातें हमें समझनी पड़ेगी कि हम ये बता पाए कि कुछ ऐसा ऐसा अगर है, ये दो चार चीज ऐसा अगर है तो वो ट्रायंगल सिमिलर है, और ऐसा अगर नहीं है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर नहीं। तो ऐसा जो हमें पढ़ना है उसको हम बोलते हैं टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी। क्या बोलते हैं? ऐसी कुछ टेस्ट हम पढ़ेंगे कि भैया जो है ऐसी ऐसी चीजें हैं, ये है तो वो सिमिलर रहेंगे, ये नहीं है तो सिमिलर नहीं रहेंगे, ये हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, हाँ बोलो। तुम नहीं थे? अच्छा ठीक है, अभी टॉपिक के साथ भी समझ ही जाओगी वैसे तो, ठीक है, लेकिन पिछली बार मैंने बच्चों को एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि चैप्टर का नाम सिमिलरिटी है और ट्रायंगल्स, तो हमने समझा था, सर्कल्स की मदद से हमने समझा था कि दुनिया का हर सर्कल सिमिलर। कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं? कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब होता है उनके मेजर्स एग्जैक्टली इक्वल होना, सेम होना। सिमिलर होने का मतलब है उसके जैसा होना। सिमिलर होने का मतलब है मेजर भले ही उसका सेम ना हो, मेजर भले ही उसका इक्वल ना हो, लेकिन उसके जैसा होना। जैसे शेप वाइज बात की जाए तो सर्कल में मैं चाहे सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर निकाल लूँ या सर्कल विथ रेडियस में 6 सेंटीमीटर निकाल लूँ, सर्कल तो भाई सर्कल ही रहता है, दिखता उसका शेप सेम ही है, ऐसे लगता है कि इसी को झूम करके रख दिया है ना?
तब ऐसे चीजों को हम सिमिलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? लेकिन इसको कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। लेकिन इसकी जगह पे दूसरा एक और सर्कल अगर मेरे पास है जिसका और एक बार रेडियस 3 ही सेंटीमीटर है, तो इन दोनों को क्या बोलना पड़ेगा? तब इन दोनों सर्कल को तो कॉन्ग्रुएंट बोलूंगा, लेकिन इन दोनों सर्कल को, एक सर्कल एक ऐसी खास डायग्राम है, ऐसी एक खास फिगर है जहां पे हम समझते हैं कि ये दुनिया का हर सर्कल एक दूसरे को सिमिलर है। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगल में ऐसा नहीं होता है। ट्रायंगल में क्या दुनिया का हर ट्रायंगल में एक दूसरे को सिमिलर बोल सकता हो? सर्कल का तो होता है, लगता है भाई, क्योंकि सर्कल को ऐसा लगता है कि जूम करके रख दिया बस, है ना। लेकिन ट्रायंगल में ऐसा थोड़ी ना होता है, जरूरी थोड़ी ना है। ट्रायंगल में कुछ चीज़ें हमको समझनी पड़ेगी ध्यान से सिमिलर होने के लिए। टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी पढ़ेंगे उसके लिए। मान लीजिए एक ट्रायंगल है मेरे पास, ये दूसरा ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है। ये दो ट्रायंगल मेरे पास है, क्या बढ़िया है ट्रायंगल? मैं बोल सकता हूँ इसको ऐसी देख करके सिमिलर है? नहीं बोल सकते। या भले मैं ऐसे दो ट्रायंगल निकाल लूं, मैं देख के बोल सकता हूँ ये दो ट्रायंगल सिमिलर है? देख के बोल सकते हो दो ट्रायंगल सिमिलर है? देख के कभी नहीं बोलना बेटा कि दो ट्रायंगल सिमिलर है, दिखने में चाहे कितने ही दिखे। जब तक आपको एक सर्टेन इन्फॉर्मेशन पता नहीं है उसके बारे में। क्या होती है सर सर्टेन इन्फॉर्मेशन? जैसे कि एंगल के बारे में या उसके साइड्स के रेशियो के बारे में। हमेशा याद रखना, जो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, जो दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल, सेम, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। जैसे कि इस केस में अगर मैं बता दूं आपको कि ये 90 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये 30 डिग्री है, और ये भी, तब मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूँ। अरे यस और नो? तब मैं इनको सिमिलर बोल सकता हूँ क्योंकि ये दोनों 30, 60, 90 के ट्रायंगल है। ऐसे लग रहा है कि बराबर ये इसी को झूम करके मैंने यहाँ पे रख दिया है कि नहीं, इसी का बड़ा वर्जन रख दिया, तब इनको सिमिलर बोला जाता है, बोल सकते हैं। और सिमिलर होने के पीछे और एक चीज़ मैंने बताई थी कि मान ले ये अगर 2 है और ये मान ले मैं बोल देता हूँ 6 है, ठीक है, ये 3, ये 4 है मान ले, ठीक है, तो ये 9 होगा और ये देखो ना बराबर 3 टाइम्स बड़ा हो रहा है। ये 2 है तो 2 3 6, 4 3 12, 3 3 9, तो सेम उसी प्रपोर्शन में बड़ा हो रहा है। तो प्रपोर्शन कैसा रहता है साइड्स का? सेम प्रपोर्शन, समझते हो ना, उसी प्रमाण में मैंने उसको बड़ा किया है। मैंने उसकी साइड्स की लेंथ को भले ही चेंज किया है, ऐसे नहीं कि ये 3 है तो ये भी 3 है, नहीं, ये 9 है, ये 2 है तो ये 2 नहीं, ये 6 है, ये 4 है तो, लेकिन सेम प्रपोर्शन में से भी साइडें बड़ी है। मैं बोल सकता हूं हर साइड इसकी 3 गुना बड़ी है, हर साइड इसकी 3 गुना बड़ी है। तो अब ये दो ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट होने के लिए सब साइड का इक्वल कॉन्ग्रुएंट होना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स, करस्पॉन्डिंग वर्ड लक्षात ठेवा, ध्यान में रखो। करस्पॉन्डेंसी कैसे लिखी जाती है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है, अभी मैं आपको ये टेस्ट के साथ समझा ही दूंगा, ठीक है। पहले इतनी बेसिक बातें समझ आ रही है सिमिलर के लिए कि सिमिलर होना मतलब क्या होता है और कॉन्ग्रुएंट होना मतलब क्या होता है। इज दैट क्लियर? जैसे दुनिया का हर सर्कल सिमिलर है ही एक दूसरे को, चाहे किसी भी रेडियस को ना हो, वैसे हर ट्रायंगल हो सकता है क्या? नहीं, ट्रायंगल के लिए ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए। ऐसे अचानक दो ट्रायंगल कभी एक दूसरे को सिमिलर नहीं हो सकते। चलो ये बात क्लियर, यस और नो? यस सर। अब पढ़ते हैं ओरिजिनल टॉपिक फ्रॉम अ चैप्टर, जिसके लिए आपको हेडिंग डालनी है बेटा हैशटैग टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, हैशटैग TESTS, टेस्ट। इसको रीड कैसे? टेस्ट्स, टेस्ट्स, टेस्ट ऑफ टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, टेस्ट्स ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। ओके, किसी को अच्छे से बोलना आता है ये? टेस्ट, 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 वो टेस्टिस हो जाएगा फिर, अपना रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ना है हमें। टेस्टिस, 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 टेस्टिस नहीं पता?
कॉन्ग्रुएंसी में भी टेस्ट पढ़े थे अपन ने कुछ, एंगल टेस्ट हो, साइड एंगल या फिर साइड। अरे ऐसे ही सब थे ना, याद है कि भूल के बताओ? ऐसे ही यहाँ पे भी हमें टेस्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले टेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं विच इज एंगल। ओके, ट्रिपल ए, एंगल टेस्ट। सर क्या होता है इसका मतलब समझो। हम यहाँ पे तीनों एंगल की बात करेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल की बात करेंगे। मान ले दोनों ट्रायंगल के, जिन दो ट्रायंगल का हम सिमिलरिटी के बारे में सोचना चाहते हैं कि वो सिमिलर है या नहीं है, ठीक है, उन दोनों ट्रायंगल की बेटा मान ले तीनों एंगल की मेरे पास इंफॉर्मेशन है। उन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल की अगर मेरे पास, साइड का मेरे को अभी कोई लेन देना नहीं है, मैं बात कर रहा हूं कि मेरे को बस एंगल की इंफॉर्मेशन में, साइड का मेरे को कुछ पता नहीं। तो बस अगर मेरे को दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल भी अगर पता हो और उसमें मेरे को यह पता हो कि उन दोनों ही ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों ही एंगल, ये करस्पॉन्डिंग वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको दिमाग में बिठाओ, मैं लिख के बताता हूं क्यों। करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल अगर दोनों ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, कैसे है? फिर ट्रायंगल कितना बड़ा है या छोटा है ये मैंने पूछा देखा नहीं, मेरे को बस लेना देना है कि उन दोनों ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल अगर कॉन्ग्रुएंट है तो वो दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं, तब वो दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाते हैं। अब समझो कैसे, एक डायग्राम की मदद से, फिगर की मदद से समझते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अभी मैंने कुछ बताया था यहाँ पे बोर्ड पे बना के, ऐसे ही अब एक बार और बना लेता हूँ। मान ले बेटा, मानने में कोई बुरी बात नहीं, ये मान ले मेरे पास ये 30, 60, 90 वाला ट्रायंगल है। ओके, पहले मैंने बनाया था, अभी वापस एक बार बनाया था। ये एंगल होगा 60 डिग्री, ये एंगल होगा और ये एंगल। ऐसा ही मेरे पास और एक ट्रायंगल है, लेकिन मैं देख रहा हूं कि यार वो बहुत बड़ा है, ठीक है, इसके कंपैरिजन में बहुत बड़ा है, ऐसे, ठीक है, हो सकता है, हाँ यस बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। यहाँ पे इसका एंगल 30 डिग्री, यहाँ पे इसका एंगल 60 और यहाँ पे, वाह 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 सर, बहुत बढ़िया, बहुत खूब। अब दो ट्रायंगल मेरे को नज़र आ रहे हैं जहाँ पे उनके सभी एंगल्स की इंफॉर्मेशन मेरे पास है, जिसलिए मैं एंगल की बात कर रहा हूँ। ट्रिपल ए, एंगल टेस्ट, एंगल बोलने का रहता है एंगल। अब करस्पॉन्डिंग क्या होता है सुनो, इसको नाम दे देते बेटा, हर बार हो चुका है, नहीं बहुत बोर हो गया। XYZ, चलो ठीक है, Y Z, ठीक है। और एक बताओ बेटा प्यारा नाम, हाँ भाई तू बता, PQR, चलो PQ और ये R, नहीं अब नहीं हंसना, बस ना, ठीक है ना। अब टॉपिक XYZ PQR, we have two triangles namely XYZ and triangle PQR. Now what I know here, as per the given diagram and the figure, you can see all the three angles of this both triangle are given, right? We have all the angles of triangle XYZ and we have all the angles of triangle PQR as well given. So यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि जितना X है उतना ही, जितना Y है उतना, और जितना Z है उतना, इसी को बोलते करस्पॉन्डिंग। इसको क्या बोलेंगे? करस्पॉन्डिंग। नाम जब लिखते हैं ना ट्रायंगल का, तब करस्पॉन्डिंग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। अब तो ठीक है, हम सीक्वेंस में नाम जान चुके हैं, PQR ही बोलते हैं, RQP बोल दूं तो? सुनना ध्यान से, मैं जब करस्पॉन्डेंसी लिखता हूं तो उसका एक स्पेसिफिक सिंबल भी है दिखाने का, ठीक है, लाइन जैसा छोटा सा। मैं ऐसे लिखता हूं, ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल PQR ही बोलना पड़ेगा। अब सुनो क्यों, सारे बच्चे ध्यान दे, मैंने बोला X का करस्पॉन्डिंग एंगल P है, Y का करस्पॉन्डिंग एंगल और Z का करस्पॉन्डिंग, देखो X का, Y का, Z का, ऐसा ही डायग्राम में भी है। तब अगर मैं ये बोल रहा हूं कि XYZ के करस्पॉन्डिंग PQR है तो मैं करेक्ट हूं। लेकिन अगर गलती से भी मैं इसको ऐसे ना लिखते हुए, बदल के इसका उल्टा पलटा करके, मान ले मैंने PQR ना लिखते हुए PRQ लिख दिया, तो भी मैं गलत हो जाऊंगा।
सुनना ध्यान से, क्योंकि जिस सीक्वेंस में हम उनके वर्टाइसेस को लिखते हैं वो सीक्वेंस भी उसकी करस्पॉन्डेंसी को दर्शाता है। ओके, करस्पॉन्डिंग समझाता है बेटा कि इसके करस्पॉन्डिंग ये है, इसके करस्पॉन्डिंग ये है, तभी तो जाके सेम है और तभी जाके सेम प्रोपोर्शन में बढ़ा हुआ छोटा, ये हम समझ सकते हैं। सिमिलरिटी को समझने के लिए करस्पॉन्डेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उल्टा लिख के नहीं चलेगा भाई, अब मैं अगर ऐसे लिख रहा हूं, मैंने ट्राइंगल आपको दिखाया नहीं, मैं बोला ये इसके करस्पॉन्डिंग है और बाद में आके ट्राइंगल दिखाया तो बोलेगा गलत है यार, ये देखो एक्स के करस्पॉन्डिंग क्या होता है पी, अच्छा चलो ठीक है बराबर है। फिर वाई के करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है यहाँ पे आर, लेकिन यहाँ पे वाई 90 डिग्री का, यहाँ पे आर, ये इसका करस्पॉन्डिंग तो इंटरेस्टिंग बात सुनो, अभी तो ठीक है फिगर सेम है, जब फिगर अल्टी पल्टी एक ही कॉम्प्लेक्स डायग्राम में दो अलग जगह पे आपको ट्राइंगल ढूंढने होते हैं और उनको सिमिलर प्रूफ करना होता है तो बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। इसलिए करस्पॉन्डेंसी समझ आना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यार ये बात समझ, करस्पॉन्डेंसी समझ आना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। करस्पॉन्डेंसी ऐसे लिखी जाती है, करस्पॉन्डेंसी आप तीनों को एक साथ बता करके लिख सकते हो या करस्पॉन्डेंसी आप अलग से इस तरीके से लिख सकते हो, एंगल x corresponding to angle y corresponding to angle and angle z corresponding to angle, ये आना चाहिए समझ। करस्पॉन्डेंसी एंगल्स के मदद से दिखाई जाती है, करस्पॉन्डेंसी वर्टाइसेस के मदद से दिखाई जाती है, करस्पॉन्डेंसी साइड्स के मदद से भी दिखाई जाती। तो करस्पॉन्डेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन किसके करस्पॉन्डिंग है ये समझ आना चाहिए। अगर प्रोपोर्शन में बात करें तो एक्स वाई का ही बड़ा प्रोपोर्शन यहाँ पे आ रहा है और उतने ही प्रोपोर्शन में एक्स जेड का भी प्रोपोर्शन यहाँ पे बढ़ रहा होगा। जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में 3 गुना बढ़ रहा था, मैंने बताया नहीं, सारी साइडें 3 गुना बढ़ रही थी, इसीलिए वो सेम प्रोपोर्शन में बढ़ गया था। अचानक कोई साइड दो साइड मैंने 3 गुना बढ़ी और तीसरी साइड में 4 गुना बढ़ा कर दी तो ट्राइंगल बनेगा, वो सिमिलर रहेगा, एक साइड बड़ी छोटी हो जाएगी नहीं। तो सेम प्रोपोर्शन में रहना बहुत जरूरी है सिमेट्रिकली। इसे टेस्ट ऑफ सिमेट्री में आगे हम साइड्स की बात करेंगे, अभी फिलहाल एंगल की कर रहे हैं, आगे साइड्स की बात करेंगे, अभी फिलहाल एंगल की कर रहे हैं। बस एंगल की ही अगर मेरे पास जानकारी हो तो मेरे को इतना पता होना चाहिए कि सारे करस्पॉन्डिंग एंगल इसके कैसे होने चाहिए बेटा, कॉन्ग्रुएंट, इक्वल। बोलो कैसे होने चाहिए, एग्जैक्टली सारे करस्पॉन्डिंग एंगल। कैसे एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ और डायग्राम निकाल लेता हूँ। जैसे बेटा मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, मेरे पास ये एक ट्राइंगल है, ये मेरे पास 2 ट्राइंगल है, ठीक है। मैंने आपको यहाँ पे बोल रखा है दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल एंड दिस एंगल एंगल मैंने निशान बना के, कुछ निशान बना करके बता दिए कि कौन किसके बराबर है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि ये एंगल इसके बराबर है, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। तो इसको अगर घुमा करके इसके ऊपर रखे तो इसके ऊपर ये बैठेगा, या फिर उसी के सेम का बड़ा या छोटा जूम वर्जन या मैग्नीफाइड वर्जन नजर आएगा, राइट। तब वो सिमिलर है क्योंकि इसके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे है, कॉन्ग्रुएंट है, इक्वल है। बराबर बात। ये जानकारी मैं अगर आपको यहाँ पे नहीं देता, ये जानकारी अगर मैं आपको यहाँ पे नहीं देता तो आपका डेफिनेटली क्या हो जाता, कंफ्यूजन हो जाता कि यार कैसा। इसके नाम में अगर मैं देख लूँ ए बी सी बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसको पी आर बोल रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसा नाम ना देते हुए आपको ऐसा दे दूँ तो ढूंढ के दिखाओ मेरे को करस्पॉन्डेंसी। कंफ्यूजन हो रहा है, गड़बड़ हो गई। अरे ये बात समझ, ये मैं दे देता हूँ। चलो अब बताओ, नाम के साथ मेरे को ऐसा बताओ कौन करस्पॉन्डेंसी के साथ बराबर, ये मेरे को बताओ उन 2 ट्राइंगल के लिए। खैर ये वाला गलत है, रुको ये सही कर देते, मैंने रफ किया था ना। हाँ इसको अपन, हाँ ये सही लिखा है। हाँ अब इसके लिए बताओ, ट्राइंगल ए बी सी
करस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल आर क्यू पी आएगा। अरे बराबर बात। अब समझ आ रहा है करस्पॉन्डेंसी का इंपॉर्टेंस? क्लियर? तब ये दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो अगर तीन एंगल की, मूल मुद्दे पे आते हैं, तीन एंगल की मेरे पास अगर इंफॉर्मेशन है ट्राइंगल के, जहां पे मुझे पता है कि दोनों ही ट्राइंगल में उनके तीनों एंगल क्या क्या है, मतलब कितने डिग्री के दे रखे, और मैं देख रहा हूं कि यार चलो उनके सभी करस्पॉन्डिंग एंगल जो दे रखे वो इक्वल है, तो वो दो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? सिमिलर। तब वो दो ट्राइंगल कैसे हो जाएंगे? आ रही है बात समझ? यस और नो? बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है हमारे बुक में यहाँ पे इन्होंने पढ़ाया है। बाकी इसको जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ भी समझेंगे अभी, और इसके साथ जो है इसका प्रूफ भी हमें वैसे दिया गया है यहाँ पे, तो प्रूफ भी एक बार लिख लेते हैं। पहले आप जो यहाँ पे मैंने लिख के दिया है करस्पॉन्डेंसी के रिलेटेड, ये सब छाप लो। चलो, एंगल टेस्ट की मैंने बात की। अच्छा सुनो, अभी यहाँ पे अपन जो है इस दिए हुए प्रूफ के साथ इसको समझते। ये प्रूफ की ज़रूरत होती नहीं है वैसे, प्रूफ नहीं सिखाता हूँ। हाँ, वो फॉर्म एडिशनल फॉर्म। आगे चलो, एंगल टेस्ट। ठीक है, एंगल तीन एंगल टेस्ट समझ में आई? ऐसे एंगल टेस्ट भी है, समझाता हूँ कैसे। हाँ, मतलब हमको तीन एंगल की जरूरत ही नहीं है, बस दो एंगल भी। हाँ रहने देना, वो चिंदी टॉपिक है, छोटा सा समझा रहा हूँ, टेंशन है, मिस नहीं करूँगा कुछ। हाँ, सेकंड एंगल, देख एंगल सीखे, उसमें क्या सीखे? उसमें ये सीखे कि बेटा अगर दो ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग तीनों एंगल अगर हमें पता हो कि वो कॉन्ग्रेंट है, तो वो दो ट्राइंगल जो है वो सिमिलर कहलाते हैं। तब वो दो ट्राइंगल सिमिलर कहलाते हैं। एग्जांपल दे देता हूँ उसका। चलो कोई नहीं, एग्जांपल नहीं दिया ना, एग्जांपल दे देता हूँ। एग्जांपल वही लेते 30, 60, 90, आसान रहता है। ठीक है, ठीक है। हाँ, 40 और 45, 90 भी चलेगा। हाँ, इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर, ये नालायकों को खोल जाता 2 मिनट। एक अरे कैसा है? बहुत दिन बाद, आज से ज्वाइन किए? अच्छा चलो बढ़िया है। कैसे हो? काफ़ी दिन बाद मिले। कॉलेज वही सेम है ना? अच्छा ठीक है। कब ज्वाइन किया? फर्स्ट डे आज? ठीक, बढ़िया, बैठो। अपने क्लास का आईसीएसई का 94% का टॉपर है हो। यस, आईसीएसई 10th क्लास, 2 साल पहले, अभी 12th कॉमर्स में आया है। सादिक, हाँ जानते हैं आप सभी। यस ठीक। 3 ट्राइंगल, हाँ बंद करते ना, आवाज़ एकदा बंद करा सर, देता हो बोल बार मैं उधर। अरे बोलना। यहां पे हमको दोनों ट्राइंगल में पहले बताना पड़ेगा, है ना? क्या? करस्पॉन्डेंसी। हम बोलेंगे ट्राइंगल। अब करस्पॉन्डेंसी बताने के तरीके मैंने बोला, या तो आप वर्टाइसेस का तीनों का अलग से बता सकते हो एंगल की फॉर्म में, या तो फिर आप जो है सीधा ट्राइंगल के नाम से बता सकते हो, तीनों का एक ही बार में। ठीक है, तीनों वर्टाइसेस का एक ही बार में निकल जाता है ट्राइंगल का नाम से बताओ तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी करस्पॉन्डिंग टू। चेक करना पड़ेगा ए के लिए कौन है, बी के लिए कौन है और सी के। तो अब तो सीधा है, जैसे हर बार नाम के हिसाब से है ना, ऐसे नाम पहचाने की जरूरत नहीं है ना, तो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैंने बोला ए बी सी के करस्पॉन्डिंग कौन आ रहा है? पी, फिर क्यू और फिर आर। चलो करस्पॉन्डेंसी लिख दी। फिर बोलेंगे यहाँ पे हम लोग इन ट्राइंगल ये एंगल, बोल बेटा, ए इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल पी और इसका रीजन देंगे ईच 90 डिग्री, इसका रीजन देंगे गिवन, और एंगल सी
एंगल, ये भी क्या देंगे, गिवन। फिर यहाँ पे बोलेंगे देयरफॉर, बोल बेटा, ट्रायंगल सिमिलर, कॉन्ग्रेंट नहीं, सिमिलर। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट नहीं है, बड़े छोटे हैं, लेकिन सिमिलर है, सिमिलर टू ट्रायंगल। और जब ऐसे नाम लिखते हो तब भी हमेशा मेक श्योर किया करो कि करस्पॉन्डेंसी के हिसाब से ही ट्रायंगल के नाम मेंशन किया करो। लास्ट में यहाँ पे लिखेंगे बाय एंगल 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 टेस्ट ऑफ। अब सिर्फ इतना लिखोगे तो भी चलेगा, बाय एंगल 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 टेस्ट, ठीक है। मैंने डिटेल में लिखा है आपके लिए। तो इस तरीके से ये दो एंगल हो जाते हैं सिमिलर। क्या हो जाते हैं दो ट्रायंगल बेटा? सिमिलर हो जाते हैं। समझ आया कैसे लिखना होता है? yes, ये लिख लो। फिर इसके बाद हम एंगल एंगल टेस्ट पढ़ेंगे, इसके जैसी, इसकी भाई है, सगा भाई, यही पे पढ़ा दूंगा इसके साथ ही। अब आगे जो है इसके बाद जो अगली टेस्ट है दैट इज एंगल एंगल टेस्ट। कौन सी टेस्ट? जैसे एंगल 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 टेस्ट है ऐसे ही एंगल एंगल टेस्ट भी है। अब सही बोलूं तो हमें इस टेस्ट की असल में अगर वो टेस्ट है तो जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि देखो ना, बस दो एंगल भी अगर हमको पता है ना तो अपने आप दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, हमें तीसरा एंगल की जरूरत ही नहीं है। देखो ध्यान से सुनो, अगर मैं बोल दूं मेरे को ये एक एंगल और नहीं चाहिए, नहीं पता, मेरे को पता ही नहीं, ठीक है, मेरे को मान लिया 30 डिग्री वाला पता नहीं, आई डोंट नो दिस एंगल, आई डोंट हैव एन इंफॉर्मेशन अबाउट दिस एंगल। व्हाट आई नो हियर इन द गिवन फिगर इज दिस टू एंगल्स, ओके, जो कि एंगल ए और एंगल पी मेरे को दिख रहा है कि सेम है 60 डिग्री के, और मेरे को समझ आ रहा है कि एंगल बी और एंगल क्यू भी सेम है 90 डिग्री के। और कोई इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं, तब भी मैं इन दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकता हूं, मेरे को तीसरा एंगल की जरूरत नहीं। क्योंकि आप सोच के देखो, तीसरा एंगल अपने आप सेम इक्वल बन जाता है। अगर ये 90 डिग्री पे एक दंडी है सीधी, उसको ये 90 डिग्री पे रुका है और उसी सेम दंडी को ये 60 डिग्री पे रुका है, तो आगे जाकर के ये जब एक दूसरे को मिलेंगे तो अपने आप एंगल जो है वो 30 डिग्री का ही बनेगा, क्योंकि सबको एंगल्सम प्रॉपर्टी तो मालूम है। अगर ये 60 ये 90 तो ये 180 में से 60 प्लस 90 कितने हुए? माइनस करो, कितने बचेंगे? 150 प्लस 180 हो गया एंगल्स। तो इसलिए अपने आप ये एंगल जो है सेम ही बन जाते हैं, करस्पॉन्डिंग दोनों एंगल। और इसी वजह से बस एंगल एंगल भी अगर मेरे को पता हो तो मैं दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल सकता हूं। इसके लिए मेरे को तीन एंगल की जरूरत नहीं है। तो हमने यहाँ पे यही देखा, और इसी प्रॉब्लम को अपन थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते, तुरंत अपनी जो है हम यहाँ पे एंगल एंगल टेस्ट को अप्लाई कर देंगे। यहाँ से मैं ये लास्ट वाला हटा देता हूँ बस, और मैं बस यहाँ पे बोल दूंगा एंगल एंगल टेस्ट, लेकिन आपको सब वापस लिखना पड़ेगा। आ रहा है समझ? सिंपल इजी। सीखा क्या इससे? सीखा क्या इससे? ये सीखा बेटा कि दो ट्रायंगल में उनके करस्पॉन्डिंग बस दो एंगल भी हमको पता हो, उस ट्रायंगल के तीनों एंगल में से बस दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी अगर हमको बस मालूम है कि दोनों इक्वल है करस्पॉन्डिंग एंगल, तो हम उन दो ट्रायंगल को सिमिलर बोल सकते हैं बाय एंगल एंगल टेस्ट। चलो छाप लो जल्दी से। ओके, हाँ, खो नहीं देना। हाँ ठीक है फिर, यस ओके, शुरू करते हैं आगे। एंगल एंगल डन बेटा, लिख लिया। अगली टेस्ट पढ़ते हैं। अगली टेस्ट बताओ किसके ऊपर है? यानी कैसे? ऐसे अपन कोई भी ले सकते हैं बुक के हिसाब से, SAS। अगली टेस्ट SAS, ठीक है। साइड एंगल साइड। चलो अच्छा, इसको सेकंड नंबर डाला ना, ये मैंने फर्स्ट ही रख दिया था गलती से। ओके चलो, ठीक है। इनके जैसा ना ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बनाते हैं, बढ़िया। OBTUSE, ऑब्ट्यूस।
दिखने पे नहीं जाने का, लेकिन मैं ट्रायंगल कैसा भी निकाल दूँ गंदा, चाहे दिखने में बहुत सेम ना दिखे, लेकिन मगर मेजरमेंट मैंने दे रखी है उसकी कि ऐसे 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 है, तो आपको उसको सिमिलर मानना ही पड़ेगा। ओके, मानना ही पड़ेगा, दिखने पे नहीं जाने का, उसके मेजरमेंट्स पे जाना है। ठीक है, एनीवेज बात करते हैं कौन से टेस्ट की, साइड एंगल साइड। थर्ड टेस्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, साइड ध्यान दे बेटा, मैंने बोला साइड एंगल साइड टेस्ट। पूनम, इस टेस्ट में हमें दो साइड और एक एंगल की इंफॉर्मेशन बताई गई होगी। मतलब ये टेस्ट में नहीं बताई गई होगी, अगर दो ट्रायंगल में हमको ऐसी इंफॉर्मेशन पता है तो हम ये टेस्ट बताएंगे। अरे नहीं, अगर बस दो एंगल की जानकारी हो तो हम बोल देंगे एंगल एंगल टेस्ट से दो ट्रायंगल सिमिलर है। अगर तीनों एंगल की हमको जानकारी दी गई हो और वो पता है कि हम सारे करस्पॉन्डिंग एंगल के इक्वल है दोनों ट्रायंगल के, तो हम बोलेंगे एंगल एंगल टेस्ट से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए। और अगर हमें ये किसी ट्रायंगल में पता हो कि उसके इस तरीके से एक एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइडें, ऐसी सभी दो साइड और वो एंगल करस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल की भी अगर इक्वल है और साइड्स अगर सेम रेशो में है, एंगल इक्वल और साइड सेम रेशो में है, तो तब वो दो ट्रायंगल सिमिलर कहलाएंगे बाय साइड एंगल साइड टेस्ट। नहीं समझ में आया, ध्यान देना है, टेंशन नहीं लेना है, बस ध्यान देना है। ठीक है, ये वाला एंगल जो भी कुछ होगा, मेरे को नहीं पता कितने डिग्री का, लेकिन मेरे को ये मालूम है कि एग्जैक्ट उतना ही ये एंगल भी है। लेट्स से इसको मान लेते हो 120 डिग्री, ये भी 120 और ये भी 120। सो आई नो कि दो ट्रायंगल में उनका कोई एक करस्पॉन्डिंग एंगल हमको ज़्यादा नहीं पता, कितने पता, बस एक ही एंगल पता है। ठीक है, सो दो ट्रायंगल में उनका करस्पॉन्डिंग कोई एक एंगल हमको पता है कि कॉन्ग्रेंट है, बाकी दो एंगल की जानकारी मेरे पास नहीं है, एक एंगल की है। और उस एंगल को इंक्लूड करने वाली दो साइड है, ऐसे नहीं कि ये और ये साइड, हाँ ना मुन्ना ना, ये और ये साइड मिलके इस एंगल को बना रही है, नहीं तो हम बोलते हैं कि वो साइड है बेटा, वो साइड जो उस एंगल को बना रही है या उस एंगल ने जो इंक्लूड की हुई है, उस एंगल की जो दो आर्म्स है वो दो साइड्स, ऐसी दो साइड्स, तब उसको जाके हम साइड एंगल साइड बोल पाते हैं। यूं नहीं चलेगा, साइड एंगल और ये साइड नहीं चलेगा। एंगल एंगल साइड एक चीज होती है, वो अलग बात है। हम बात करें साइड एंगल साइड की, तो साइड एंगल साइड तो उन्होंने इंक्लूड की हुई होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन अगर मेरे पास हो कि दो एंगल, सॉरी एक एंगल, दोनों ट्रायंगल का एक एंगल करस्पॉन्डिंग अगर इक्वल है और उसी ने इंक्लूड की हुई दो साइडें सेम प्रपोर्शन में है, इक्वल नहीं बोलेंगे, कैसी है, सेम प्रपोर्शन में, तब वो दोनों ट्रायंगल साइड एंगल साइड टेस्ट से सिमिलर हो जाएंगे। चलो बात करके बहुत समझाया, ऑन बोर्ड लिख करके समझाता हूं। मान ले इसका नाम दे देते हैं इस बार LMN। ठीक है, मैंने क्या नाम दे दिया, LMN। यहां पे इसको मैं बोल देता हूं RST। क्या बोल देता हूं, बुक में भी ऐसे ही दिया है क्या, अरे वाह, मैंने मन से लिया था, लेकिन बुक में भी यही निकला। LMN बोलो, KML बोलो, अलग अलग ऐसे नाम से कोई फर्क पड़ता नहीं, नाम कुछ भी हो सकता है, इंपॉर्टेंट है करस्पॉन्डेंसी। ये मान ले मेरे को पता है बेटा 3 है, ये मान ले मेरे को पता है 6 है, ये मान ले मेरे को पता है 4 है, और ये मान ले मेरे को पता है, तो मैं बोल रहा हूँ कि दुगना हो रहा है, साइड बराबर सेम प्रोपोर्शन में बड़ी हो रही है। नहीं, लेकिन प्रोपोर्शन को लिख के दिखाना पड़ता है, ऐसे प्रोपोर्शन को बता करके चलता नहीं है, प्रोपोर्शन को लिख के दिखाना पड़ता है। फॉर एन एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर मैं आपको ये बता दूँ कि इसकी ये साइड LM और इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन होगी बेटा, करस्पॉन्डेंसी सबको समझ, मैं LM के लिए ST को नहीं लूंगा गलती से भी, LM के लिए मेरे को अक्षरा किसको लेना होगा, RS को लेना होगा, तो मैं LM अपॉन RS का रेशो जो है वो MN अपॉन ST के बराबर दिखा दूं, तब मैं बोलूंगा ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। बस शर्त यह है कि उन दो साइडों ने इंक्लूड किया हुआ एंगल भी कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नहीं तो यूं तो नहीं कि मान ले बेटा ये तो मेरे पास ऐसा एक और ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, इसमें भी मैं जानता हूँ कि ये साइड 6 है और ये साइड 8 है,
और ये एंगल जो है कुछ ऐसा है। अब मैं ये देख पा रहा हूं कि यहाँ पे भी आर एस टी ट्राइंगल है और यहाँ पे भी इनका रेशो ये इस तरीके से देख, इस और इस ट्राइंगल का सेम आ रहा है, रेशो तो सेम आ रहा है। देख ये 3 है तो ये 6 हो गया, ये 4 है तो ये 8 हो गया, तो रेशो कैसा आएगा? तो यहाँ पे भी एल एम अपॉन आर एस और एम एन अपॉन एस टी का रेशो मेरे को। लेकिन क्या ये दो ट्राइंगल में सिमिलर बता दूं इतने से पे? एंगल तो देखो उनके बीच का। तो इसलिए टेस्ट में बस साइड इंक्लूड नहीं है, उन्होंने इंक्लूड किया हुआ एंगल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रही है? तो इनका इंक्लूड किया हुआ ये एंगल देखो, अब इस वाले और इस ट्राइंगल में सेम है कि नहीं, तब जाके ये दो ट्राइंगल कैसे बने। दिमाग में आ गई खोपड़ी में बात। क्यों इस टेस्ट को साइड एंगल साइड बताया जा रहा है और क्यों वो एंगल इंक्लूडेड होना चाहिए। अरे यस और नो? यस सर। ये वाला चलेगा, ये ट्राइंगल, यहाँ पे भी रेशो सेम है सर। नहीं, लेकिन उन्होंने इंक्लूड किया हुआ एंगल, उन दो साइड ने इंक्लूड किया एंगल तो सेम नहीं है ना। तो एंगल जब सेम होगा तभी ट्राइंगल सिमिलर होंगे, इंक्लूड किया हुआ एंगल सेम नहीं होगा तो वो दो ट्राइंगल सिमिलर। इसीलिए टेस्ट हमने बनाई है SAS टेस्ट। अब यहाँ पे इसको कैसे दर्शाएंगे, कैसे लिखेंगे, ये तो मैं रफ कर देता हूँ फिलहाल, ये तो समझाने के लिए बताया। ये सर्कल भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ पे इसका रेशो सेम है क्या चेक करते हैं। जैसे यहाँ पे LM अपॉन RS, LM कितना है ऐसा बोलेंगे, LM कितना, RS MN ST, चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, रेशो कितना आया, रेशो 1/2 आया। रेशो मतलब रेशो सेम है, इसका भी रेशो 1/2 आ रहा है, इसका भी रेशो 1/2 आ रहा है, मतलब ये सबका रेशो 1/2 आ रहा है, मतलब रेशो सेम है। मतलब ये साइड्स प्रोपोर्शनल सेम प्रोपोर्शन में बड़ी हुई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं सेम ये प्रोपोर्शनल है और उन्हें इंक्लूड किया हुआ एंगल भी कैसा है, कॉन्ग्रेंट है, तब ये दो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, तो लिखना पड़ेगा। तो लिखने के लिए लिखेंगे इन ट्राइंगल कौन सा एंड, अच्छा करस्पॉन्डेंसी बताओ। RST है, उल्टा पलटा तो हुआ नहीं है ना, गड़बड़ करने का नहीं। एग्जामिनर बहुत चालाक आदमी होता है, वो जानबूझ के आपको क्योंकि हमको आदत है LMN बोलने की, RST बोलने की, इसलिए वो हमको तो आदत RST की है ना, वो STR दे देगा। तो हम जल्दबाजी में RST लिख जाते हैं क्योंकि हम LMN RST सीक्वेंस में बोलने की आदत लगी होती है हमको। लेकिन हम चेक करेंगे क्या RST ही है, L के करस्पॉन्डिंग R ही है, क्या M के करस्पॉन्डिंग S ही है, क्या N के करस्पॉन्डिंग T ही है, वैसा ही लिखना है। अगर वो नहीं है तो जैसा होगा उसके हिसाब से लिखेंगे। आ रही है दिमाग में बात? ऐसी छोटी छोटी गलतियां बेटा अवॉइड करनी है, तो एग्जाम में हम धोखा खा जाते हैं। फिर हमको लिखता मैं सब बराबर लिख के घर आके पता चलता है मार्क तो उतने मिले नहीं, क्यों ऐसी सिली मिस्टेक करके आते हैं हम लोग। बोलो, वो जो चीज़ें हमको दिख रही है सेम रेशो में जो भी है वो लिखनी पड़ेगी। तो पहले हम बता देंगे यहाँ पे कि यार ये पे ये जो एंगल कौन सा M इज कॉन्ग्रेंट टू एंगल S, ठीक है। ये क्या है, गिवन है। अच्छा क्या गंदा गिवन लिखा है, गिवन है, ठीक है। फिर बोलेंगे LM अपॉन RS इज इक्वल टू MN अपॉन ST इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। रेशो सेम है, देयरफॉर ट्राइंगल सिमिलर टू ट्राइंगल बाय, ठीक। लिखोगे ऐसा, लिख लो। दो साइड का अगर हमको पता है सेम प्रोपोर्शन में तो काम नहीं चलेगा, ये अभी हमने समझा। अगर बस जैसे आप ये नहीं बोल सकते सर साइड 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 टेस्ट है, तो वैसे साइड साइड में भी काम हो जाएगा क्या, क्योंकि सर एंगल 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 में हो रहा था तो एंगल एंगल में भी काम हो जा रहा था, तीसरा एंगल की जरूरत नहीं थी। तो अगर 3 साइड 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 टेस्ट है तो बस 2 साइड 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 में भी काम हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अभी हमने देखा कि बस 2 साइड का रेशो अगर सेम है तो काम नहीं चलेगा, एंगल अटक जाता है, एंगल अलग हो सकता है।
अगर तीनों ही साइडों का हमको पता हो कि तीनों ही साइडें जो है करस्पॉन्डिंग दोनों ट्रायंगल की एक सेम रेशियो में है, तब जाके बात बनेगी, तब बोल सकते हैं कि यार दो ट्रायंगल जो है वो सिमिलर है। लेकिन बस दो साइड में हमारा काम नहीं होगा। या एंगल्स की बात की जाए तो अकेले एक एंगल से काम नहीं चलेगा। देख, एंगल में दो एंगल से काम चल रहा था, तीन एंगल से काम चल रहा था, साइडों में तीनों साइड चाहिए, और अगर दो साइड है तो एटलीस्ट एक एंगल उसके साथ चाहिए जो कि उन्होंने इंक्लूड किया हुआ होना चाहिए। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? जितना सब बताया यही सब अभी हमने पढ़ा है बराबर। टेस्ट के हिसाब से पहले हमने कौन सी टेस्ट पढ़ी? एंगल 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 टेस्ट। फिर हमने कौन सी टेस्ट पढ़ी? एंगल एंगल टेस्ट। फिर हमने कौन सी पढ़ी? और अब हम कौन सी पढ़ेंगे? दो साइड से काम। एंगल रफ करके दिखाया था मैं, साइड एंगल साइड टेस्ट वाली में, ठीक है ना? ध्यान रखा कर, फिर पिछला कट नहीं हुआ ना कुछ, ठीक। चौथा ना रे बेटा, ये फोर्थ, हाँ चौथा है। साइड 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 टेस्ट, तीन साइड। कैसी तीन साइड? करस्पॉन्डिंग। कैसी होनी चाहिए? करस्पॉन्डिंग। एक डायग्राम बना लेते हैं अपने मन से कुछ। इस बार थोड़ी अलग डायग्राम बनाती, रुको जरा। ऐसा कुछ तो ठीक है। मान ले ऐसा वाला ट्रायंगल मेरे पास है, फिर मान ले ऐसा वाला ट्रायंगल मेरे पास है। वाह, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो ये मजे करने लगा, ठीक है। इसका नाम बताओ बेटा, कोई एक लड़कियों में से किधर से? हाँ, एक नाम। अच्छा बता दे आप। अरे ऐसे बोल रहा हूँ, बता दे। जा नहीं बता। एमएनओ, ठीक है। ठीक है, पीछे के ग्रुप में जाते, थोड़ा आगे तो सब बोलते ही है। अक्षरा, तू बता। पी क्यू एल। बड़ा अजीब ना। ठीक है, अच्छा, लेकिन यूनिक है। पहले हमने ऐसा नाम यूज नहीं किया है ना ट्रायंगल में। पी क्यू एल, मैंने ऐसे दे दिया इसको नाम, चलो ठीक है। जो भी आपको ठीक है। आईपीएल भी ले सकते, बोलो। दो ट्रायंगल आ गए। जानकारी हमें साइड्स की पता है, एंगल के बारे में मेरे को कुछ लेना देना नहीं है, कुछ पता भी नहीं है। जानकारी किसकी पता है हमें इस बार? साइड्स की पता है। और साइड की जानकारी हमें किस तरीके से मालूम होनी चाहिए सिमिलर होने के लिए? प्रपोर्शन। साइड्स जो है प्रपोर्शनल होनी चाहिए, सेम रेशियो में होनी चाहिए। दो तरीके से बोल सकते हैं, प्रोपोर्शनल होना या सेम रेशियो में होना। साइड अगर सेम रेशियो में नहीं है तो सिमिलरिटी नहीं काम करेगी, ठीक है। चल देखते हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं बेटा कुछ इस तरीके से, मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले मान ले 2, इसको लेता हूँ मैं 5, और इसको ले लेता हूँ 6। ओके, नॉट एन इशू। ऐसा कुछ ट्रायंगल हो सकता है 2, 5, 6 लेंथ का हो सकता है। स्केल लगा करके बना लो, बन जाएगा, ठीक है। क्या चल रहा है? इसको मैं ले लेता हूँ। नहीं रुको जरा, गड़बड़ नहीं। मैंने ट्रायंगल इससे थोड़ा बड़ा बनाया ही नहीं। ऐसे लग रहा है कि दोनों बिल्कुल। तो मैं सवाल में ये हूँ कि 2 से बड़ी लेंथ कैसे बता। लेकिन चलो मानने 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 की ये बात है, हम देखने पे नहीं जाएंगे। मैंने पहले ही बोला हम देखने पे जाएंगे। श्वेता इसको मान लो, ठीक है, ये 4 है, मान सकते हैं? चलो मान लेते हैं। तो मैं दुगना कर रहा हूँ बेसिकली, राइट। ये मेरे को, मैं ये बता रहा हूँ करस्पॉन्डिंग ये ना, इसका 10 और ये मान लो ऐसा है, ठीक है। ये मेजरमेंट्स दे रखे हैं, ये देखने पे नहीं जाना कि ये 2 है, उतना ही ये दिख रहा है, तो ये 4 कैसे हो गए, तो बड़ा होना चाहिए। मान लो मैं इसको ऐसे जूम आउट करके देख रहा हूँ, ठीक है। हाँ, बंद कर ले, रोज बंद कर देना।
अलग लिख के मेरे को चलेगा? ध्यान में आ रही बात? चाहे ट्रायंगल का नाम मैं कैसे लिखूं, क्योंकि ट्रायंगल के नाम को अपन कैसे भी बोल सकते हैं, वो अलाउड है। ट्रायंगल के नाम से अपने को कोई लेन देन, लेकिन जब मैं करस्पॉन्डेंसी लिखता हूं ना, तब मेरे को उसी तरीके से बताना पड़ेगा, जो इसका करस्पॉन्डिंग है वो उसी के बाद उसका करस्पॉन्डिंग, उसी के बाद उसका करस्पॉन्डिंग, सीक्वेंस में चलेगा। ओके रिधिमा? तो ट्रायंगल बोल रिधिमा, रिधिमा करेक्ट योर नेम? MNO मैंने लिखा ट्रायंगल। अब तू बता M का करस्पॉन्डिंग कौन है यहाँ पे? M का करस्पॉन्डिंग कौन है? कई बार ऐसे होगा, क्योंकि एंगल देख के तो पता चलता था, ऐसे देख करके कई बार पता नहीं चलता है। तो इसका तरीका क्या है सर? इसका कुछ जुगाड़ है क्या? हाँ बेटा इसका जुगाड़ है, इसका जुगाड़ है रेशो। रेशो को देखना पड़ेगा कैसे बढ़ रहा है प्रोपोर्शन में। और दूसरी चीज, आपको सेगमेंट्स भी करस्पॉन्डिंग लिखने आने हो चाहिए। जैसे आप ये भी लिख सकते हो MO करस्पॉन्डिंग टू PL ना बेटा, हाँ सुनो, PN के लिए क्यों नहीं करस्पॉन्डिंग यहाँ पे मैं बोलूंगा Q और L। ऐसा आ रहा है? ऐसा आ रहा है? ठीक है, बताओ क्या क्या चाहिए यहाँ पे? MN अपॉन, बताओ उसकी करस्पॉन्डिंग। देखो इसका और एक तरीका बताता हूँ, ध्यान से देखना। तरीका ये है, अगर यहाँ पे MN को अंडरलाइन करोगे तो यहाँ पे PQ को कर लो, यहाँ पे NO को अंडरलाइन करोगे तो यहाँ तो, और यहाँ पे तो अपने आप वैसे ही रेशो आएंगे। चेक करके देखो, MN लिया तो क्या लूँ? बस शर्त है कि ये करस्पॉन्डेंसी गलत ना हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर तुम ये लिख रहे हो। या तो इधर देख के चुपचाप लिखो अगर समझ आता है तो, या तो यहाँ पे देख करके भी उसको आप तुरंत लिख सकते हो। जैसे MN तो ये PQ, फिर पे यहाँ पे NO तो यहाँ पे QL। चेक करो, NO इसका QL, और यहाँ पे MO तो यहाँ पे PL। हाँ रे, तो ये भी एक तरीका है इस तरीके से देखने का। तो ऐसे भी देख करके आप करस्पॉन्डेंसी रेशो लिखने के लिए यूज कर सकते हो। इज दैट क्लियर? PL लिख लेता हूँ। अब चेक भी तो करना पड़ेगा सही है कि नहीं। ऐसा थोड़ी कि मैंने बता दिया कि लिख के दे दिया सिर्फ। अब अगर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इसमें से कोई अचानक एक रेशो इक्वल ना हो, तो ऐसे नॉट इक्वल टू का साइन बनाना पड़ता है। अगर इक्वल ना हो तो मैं तो चेक करूंगा ना पहले इक्वल है कि नहीं है। मैं सीधा थोड़ी ना बोल दूंगा इक्वल है और लिख दिया कर है, चलो भाई दो ट्रायंगल सिमिलर। चेक करना पड़ेगा, तो मैं उस चेक करने के लिए वैल्यू डालनी पड़ेगी। तो वैल्यू ले लो यहाँ से, बताओ MN अपॉन कितना है 10, NO अपॉन MO 5 1 5 5 2 10 6 1 6 6 2 12 2 1 2 2 to the power सबकी कितनी आई रेशो 1/2। अब ये तो प्रॉब्लम के हिसाब से मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से, इसलिए मैंने मेजर्स दिए नहीं होते तो मैं बस ये बोलता कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, तब दो ट्रायंगल क्या रहेंगे? सिमिलर रहेंगे। अब तो मेजर है तो सीधा एग्जाम्पल के हिसाब से आपको मैं मेजर्स डाल के बता रहा हूँ। तो यहाँ पे लास्ट में लिखना पड़ेगा देयरफॉर, अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल, बताओ M is similar to triangle PQL। है PQL हुआ ना? देखो जरा MNO PQL, ओके बाय टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ठीक है, इस तरीके से आ रहा है समझ? हाथ गंदा हो गया, छाप लो। है सिमिलर? कौन से टेस्ट से है? एंगल टेस्ट से सिमिलर है ना? बढ़िया, वेरी गुड। लिखो, कंप्लीट करो, जिसका कंप्लीट हो जाए वो वैसे वैसे निकल सकता है। ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। आई विल सी यू इन टुमारोज लेक्चर। गुड बाय।